गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। किसान कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की जो हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसके विषय में पढ़ेंगे। जो ये हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर के साथ साथ जो डीएलएड फर्स्ट ईयर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द है हमारा क्या है, संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द है संस्कृत की शिक्ष धातु, जिसका अर्थ होता है सीखना। कि जो सीखने की प्रक्रिया क्या है, आजीवन चलती रहती है। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ है सीखते रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, जब हमारा जो संविधान बनाया गया था तो स्टार्टिंग में उसके अंदर क्या था, 395 थे हमारे आर्टिकल्स थे, हमारी 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग है वो शामिल किए गए थे। उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड आपके डाले गए थे। जैसे हम आर्टिकल बात करते हैं 45। आर्टिकल 45 में कहा था कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सब के लिए क्या करेंगे, हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये टारगेट हमने कब रखा था, ये टारगेट हमने रखा था कि 26 जनवरी 1950 को हमने ये बात कही थी। जब हमने तो ये हमने शुरू में 10 वर्ष के लिए टारगेट रखा, तो 1960 तक का हमने लक्ष्य रखा था कि हमारे देश के सभी बच्चों को हम जो है शिक्षित करेंगे। जैसे कि क्लियर है कि शिक्षा के द्वारा ही क्या है कि हमारा देश का जो आर्थिक विकास है उसमें तेज़ी लाई जा सकती है। कि इससे पहले क्या था कि देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने क्या था, अपने हिसाब से कुछ स्कूल है चला रखे थे। इसमें उस टाइम क्या था कि सभी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी। केवल गिने चुने जो बच्चे होते थे उनको शिक्षा दी जाती थी। ये सभी बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, केवल उच्च घरानों के जो बच्चे थे वही शिक्षा लेते थे। सभी आम जनता थी है तो उनके बच्चों को है एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। तो हमने कहा भी हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा हम किसके ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो कि हमारे देश का आर्थिक विकास, भी कोई भी देश है आर्थिक विकास तभी होगा जब उसके लोग हैं पढ़े लिखे होंगे तो जो रोज़गार मिलेगा तो जो हमारे देश की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी। तो ये कैसे हो सकता है, ये शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर इसके लिए क्या था भी, जो ये टारगेट हमने रखा था पूरा नहीं हो पाया, आगे हमने इसको और बढ़ा दिया गया। तो बात करते हैं 1993। में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो शिक्षा है उसको हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए था, बिल पास होना चाहिए था या संविधान में हम संशोधन करना चाहिए था। एकदम से हम उसको लागू नहीं कर सकते थे। इसके लिए क्या था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया। इसमें कहा कि जो शिक्षा है हम उसको क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की सूची में हम शामिल करेंगे। बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की, जब शुरू में हमारा संविधान बनाया गया था तो उस टाइम क्या था, मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। फर्स्ट था जैसे समानता का अधिकार, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। कि जो मौलिक अधिकार है हमने यूएसए के संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको शामिल किया था।
तो जो संपत्ति का अधिकार था, बाद में हमने क्या कर दिया, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया। और फिर हमने बात किया गया कि 86वें संविधान संशोधन में हमने बात की कि क्या करेंगे, हम शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, ये जो इसके लिए जो हम संसद में बिल लेके आए, लेकिन ये बिल है दोनों सदनों में इसको मंजूरी नहीं मिली। इसके लिए फिर आगे है प्रयास करते रहे हम। फिर 2009 की बात करते हैं कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया और 4 अगस्त 2009 को ये है लोकसभा से ये बिल पारित हो गया। उसमें हमने जो टाइटल रखा कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल। तो इसके अतिरिक्त हमने क्या कर दिया कि 2009 को इसमें बिल को दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। भी कोई भी संविधान में हम संशोधन कब कर सकते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से बिल पास हो जाए। इसके बाद जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो फिर ये जो हमारा बिल था कि जो हमारा है, इस बिल के है लिए हमने कि जो राइट टू एजुकेशन है एक्ट है, इसको है पास कर दिया गया कि दोनों सदनों में इसकी मंजूरी मिल गई, लोकसभा से भी और राज्यसभा से, दोनों सदनों से बिल पास हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए और हमने इसको पूरे देश में लागू किया। पूरे देश में लागू करने के लिए क्या था कि 1 अप्रैल, देखो कई बार है अब उसको चेंज करते हैं लेकिन उसको लागू करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो 1 अप्रैल 2010 से हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको पूरे देश में लागू किया। भारत है ऐसा करने वाला 135वां देश बन गया जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया है। इसके बाद यह आता है कि जो शिक्षा है वो कैसे दी जानी चाहिए बच्चों को, इसके लिए वह क्या क्या प्रयास है किए जाने चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। फर्स्ट आता है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के हैं उनके लिए क्या किया गया, अनिवार्य है से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सब के लिए क्या किया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। दूसरी इसके अंतर्गत ये कहा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी क्या करेंगे, 25% सीटें कि प्राइवेट स्कूल भी है 25% सीटें क्या है गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करेंगे। तो लेकिन कई बार देखना हम न्यूज़पेपर में सुनने में आता है कि प्राइवेट स्कूलों ने इस चीज़ का विरोध किया, तो इसके लिए उन्होंने 134A के तहत उन्होंने इसका विरोध भी किया, भी हम इसको नहीं लागू करेंगे कि ये तो सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं तो उनको 25% सीटें क्या करनी पड़ेगी कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आरक्षित है वो करनी पड़ेंगी। इसके तहत क्या आता है और है कि बच्चों को कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत है बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, वे बच्चों को किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं किया जाएगा। भी जो शिक्षा का अधिकार है इसको बनाए रखने के लिए हमारा है एक मिड डे मील की व्यवस्था भी की गई। कि ये देखने में आता है कि कई बार जो बच्चे हैं वो खाली पेट स्कूल आ जाते हैं और जो बच्चा खाली पेट स्कूल आएगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बच्चा पूरे दिन स्कूल में बने रहे भी अच्छी शिक्षा ले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने है 1995 में 1995 में मिड डे मील की व्यवस्था की गई। बाद में 2000 शुरू में क्या होता था कि बच्चों को वैसा राशन दिया जाता था, इसके तहत भी 2 किलो अनाज वगैरह दिया जाएगा भी। बाद में 2002 में इसमें कहा गया कि बच्चों को है पका पकाया भोजन है वो दिया जाएगा।
और शुरू में जो ये योजना थी पहली से लेकर 5वीं क्लास तक है लागू की गई थी, लेकिन 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, हमने इसको पहली से लेकर 8वीं क्लास तक कंपलसरी कर दिया कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा कि मिड डे मील है दिया जाएगा, ताकि बच्चे क्या है स्कूल में रहें, पौष्टिक और संतुलित आहार लें और इसके साथ साथ अच्छी एजुकेशन वो प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत और आता है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें कहा गया है कि जो एडमिशन के टाइम बच्चों से कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा। कई पब्लिक स्कूलों में देखा जाता है जब बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं आप नर्सरी या केजी या फर्स्ट क्लास में, तो बच्चे का क्या होता है भी टेस्ट लेते हैं, वो कुछ है पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कहा गया है भी किसी भी जो अभिभावक है उसका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और न ही बच्चों से किसी प्रकार का कोई है टेस्ट वो लिया जाएगा। आप है बच्चों को डायरेक्ट है एडमिशन इसमें देंगे, राइट टू एजुकेशन के एक्ट के अंतर्गत बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त है जो अध्यापक है, सरकारी अध्यापक है, कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। कई बार सुनने में आता है कि जो है अध्यापक है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो लेकिन इसके अंतर्गत कहा गया था कि भी जो सरकारी अध्यापक है बच्चों को है जो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें ये कहा गया है कि जो है 25 जो भवन की बात करते हैं कि प्राइमरी स्कूल के लिए कम से कम क्या होना चाहिए कि 3 कमरे और 1 बरामदा होना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी जो प्राइमरी विंग है उनकी हालत बिल्कुल खस्ता है, भी बिल्कुल बिल्डिंग ऐसी है, टूटी फूटी बिल्डिंग है। लेकिन इसमें कहा गया कि वैसे तो प्रत्येक क्लासरूम के लिए 1 कमरा होना चाहिए, लेकिन एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई थी, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो है प्राइमरी स्कूल उनके अंदर कम से कम क्या होने चाहिए 3 कमरे होने चाहिए, बरामदा होना चाहिए, इसके साथ साथ भी एक है आपका स्टाफ रूम होना चाहिए या इसके अलावा एक आपका प्रिंसिपल का जो रूम है वो भी होना चाहिए। अगर बड़ा स्कूल है तो, छोटा स्कूल है तो नहीं तो ये चल जाता है। बच्चों को बैठने के लिए फर्श वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए और अलग से क्या होना चाहिए लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूल के अंदर क्या है पीने का पानी होना चाहिए, जो है पंखे लगे हुए होने चाहिए। इसके साथ साथ है स्कूल के अंदर साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आता है कि बच्चों को जो है एडमिशन के टाइम बच्चों के पास वैसे बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी किया गया है, बच्चों का एडमिशन आप उसके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर दे सकते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकते। आपको बच्चों को एडमिशन देना होगा और बाद में क्या है कि बच्चे अपना है बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं। और इसके बाद बच्चा एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाता है तो उसका जो है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी होगा, देना होगा। यदि बच्चे के पास नहीं है, टीसी नहीं है, तो भी बगैर टीसी के पे आप बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। कई बार ये देखा होता है कि कुछ बच्चे हमने आज भी देखते हैं कि ऐसे ही भी घूमते फिरते नज़र आते हैं, भी कोई बाल मजदूरी करता है या कोई भीख मांगता है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत कहा गया कि बच्चा किसी भी एज का है तो एज के हिसाब से उसको उसकी क्लास में एडमिशन देना चाहिए। मान लो बच्चा 8 साल तक स्कूल नहीं गया है, पहली बार जब वो बच्चा 8 साल का होता है अगर वो एडमिशन लेता है तो उसकी एज के हिसाब से उसको 2nd क्लास में एडमिशन दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको लिए क्या होना चाहिए इसके ब्रिज कोर्स से चलाया जाना चाहिए ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो बच्चों को पिछले क्लास की भी वो सिखाई जा सकें। फिर ये कहा गया है कि वर्किंग डेज भी कितने दिन स्कूल लगना चाहिए। बात करते हैं हम कि कार्य दिवस। कि पहले से लेकर 5वीं क्लास तक कम से कम क्या होने चाहिए 200 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज होने कि पहली से लेकर 5वीं क्लास तक 200 आपके वर्किंग डेज होने चाहिए और 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। यदि हम घंटे की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपके 800 घंटे हो जाएंगे और इसमें आपके 1000 भी कम से कम इतने दिन बच्चों का है स्कूल है वो लगना चाहिए।
फिर आता है इसके अंतर्गत कि शिक्षक छात्र अनुपात कि 30 बच्चों के ऊपर क्या होना चाहिए, एक अध्यापक, कि 130 का रेशो रखा गया है कि 30 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक है नियुक्त किया जाना चाहिए। भी प्राइमरी स्कूल में क्या होना चाहिए, भी अगर 60 हैं बच्चे हैं, अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होने चाहिए, अगर 90 स्टूडेंट है तो 3 टीचर होने चाहिए, 90 से 120 के बीच में है तो 4, अगर 200 हैं तो 5 टीचर, अगर 200 से ज़्यादा हैं तो क्या होना चाहिए, 5 अध्यापक के अलावा एक है मुख्य अध्यापक भी स्कूल के अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका रेशो है। यदि क्लास में 30 से ज़्यादा, जैसे 6ठी से 8वीं क्लास तक की बात करते हैं, 6ठी से 8वीं क्लास तक प्रत्येक विषय का एक अलग अलग शिक्षक होना चाहिए। जैसे आपका मैथ टीचर है, हमारा साइंस टीचर है, इंग्लिश टीचर है, हिंदी टीचर है, इसके अलावा जो हमारा शारीरिक शिक्षक वो भी होना चाहिए, कला जो टीचर है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल में मुख्य अध्यापक होना चाहिए। फिर बात करते हैं यदि एक क्लास में 30 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए दूसरा सेक्शन बनाया जाना चाहिए और 2 पोस्ट आपकी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की। फिर आता है इसके अंदर कि पुस्तकालय। प्रत्येक स्कूल के अंदर क्या होनी चाहिए, छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैगजीन्स होनी चाहिए। मैगजीन्स कैसी होनी चाहिए, वैसे नहीं कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं जैसे कार्टून्स की है बुक हैं, इसके साथ साथ भी जैसे आती थी आपकी बाल भारती की, या जैसे चंपक है या है, ये छोटी छोटी कार्टून्स की बुक होनी चाहिए ताकि बच्चों का क्या इंटरेस्ट बने, बच्चे हैं अपना पढ़ाई में अपना ध्यान दें। इसके अलावा भी लाइब्रेरी के अंदर बच्चों के लिए आपके समाचार पत्र होने चाहिए, पत्र पत्रिकाएँ वगैरह ये विषय होने चाहिए ताकि बच्चे हैं अपना स्वाध्याय की बच्चों के अंदर आदत विकसित हो सके। फिर आता है भी खेल का मैदान। प्रत्येक स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। देखा होगा छोटे बच्चे हैं जल्दी भी पढ़ाई से उनका मन हट जाता है, तो बीच बीच में क्या है कि उनको भी छोटे बच्चों के लिए झूले होने चाहिए स्कूल के अंदर है। उसके अलावा भी उनको वैसे खेलने के लिए भी आप उसकी भी दौड़ लगवा सकें, या छोटे मोटे भी और है जैसे बैडमिंटन का है, फुटबॉल है, ये इस तरीके का खेल का सामान होना चाहिए। इसके साथ साथ एक प्राथमिक किट भी होनी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं भी शरारत भी करते हैं तो खेलते खेलते उनको चोट भी लग जाती है। तो स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए, प्राथमिक किट है वो बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। भी खेल का सामान है, जैसे आजकल तो क्या है भी इसके ऊपर बच्चों की चिंतन शक्ति के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है कि चेस होनी चाहिए, है आपका लूडो का गेम होना चाहिए ताकि बच्चों का क्या है इंटरेस्ट बने छोटे क्लास से ही, और पढ़ाई के साथ साथ क्या है वो भी खेल कूद में है या जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें भी भाग ले सके। फिर आता है इसके अंतर्गत भी और क्या क्या चीज़ें हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत की गई हैं। यही कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को आप है भी टॉर्चर नहीं करेंगे, भी उसको है शिक्षा प्राप्त करना क्योंकि उसका राइट बनता है जब तक। फिर हम आज भी देखते हैं कि जो हमने पूर्ण साक्षरता का जो लक्ष्य रखा है, आज भी हमारे देश का लक्ष्य क्या है कि पूर्ण साक्षर, कि देश साक्षर होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वर्तमान में हम बात करें साक्षरता की, तो जो भारत की साक्षरता है वर्तमान में 74.4 है, और अगर अपने हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में हमारा 75.55। तो इस तरीके की साक्षरता दर है। लेकिन जो हमने अभी रखा कि पूर्ण साक्षरता भी सबको साक्षर करेंगे, वो टारगेट हमारा आज तक भी अचीव नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर सभी बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी तो क्या हो जाएंगे, सब बच्चे साक्षर हो जाएंगे। लेकिन साक्षर अब भी नहीं है। अगर साक्षरता की बात करें तो इतने परसेंट कि लगभग 26% या 25% है के आसपास है बच्चे अब भी है साक्षर नहीं हो पाए हैं जो अपना टारगेट पूरा कर पाया है। तो
इसमें ये कहा कि 6 से लेकर भी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी को है शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये है इसको लागू किया गया। जो नई शिक्षा नीति 2019 में आई है उसमें भी है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको शामिल है किया गया कि सभी बच्चों को एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। तो दूसरा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आप अगर इसमें कुछ कमियां लगी हैं तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।